नमस्कार, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। ठीक 2 बजने वाले हैं और ठीक 2 बजे हमारे 4 सहयोगी 4 अलग अलग ठिकानों से आपके लिए देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें लाते हैं। हमारे साथ बिहार की खबर पर जुड़ेंगे मनोरंजन भारती, इसके अलावा लखनऊ से जुड़ेंगे पंकज झा और मुंबई और महाराष्ट्र की खबरों के लिए जुड़ेंगे जितेंद्र दीक्षित। आज हम सबसे पहले अपनी खबर आपके सामने संक्षिप्त में रख देते हैं और उसके बाद विस्तार से रखेंगे। आपको याद है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे और देश इस हमले को भूला नहीं है। सरकार भी एक्शन में लगातार दिखाई दे रही है। इस एक्शन में लगातार अभी बैठकों का दौर चल रहा है। जो एक्शन है वो ग्राउंड पर सिक्योरिटी फोर्सेस फिलहाल आतंकवादियों की खोज में कर रहे हैं और साथ ही साथ जो फौज है वो उन ठिकानों को तलाश रही है जहां पर इस फौज को खुली छूट मिली है हमला करने की। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के मुखिया से मिले थे तो उसके बाद उसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि फौज को खुली छूट है, वो अपना निशाना ढूंढे, ठिकाना ढूंढे, समय ढूंढे, तारीख तय करे। सब कुछ फौज के हवाले कर दिया गया है और उसके बाद देर रात पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी रही और रात को 2 बजे उन्होंने अपनी जनता को बताया कि हमला कभी भी हो सकता है। इस खबर के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं बिहार की खबरों के लिए मनोरंजन भारती के पास। धन्यवाद विकास। तो पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त रवैये के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अब पाकिस्तान जो है, जो पहले भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, अब पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर जो है हमला हो सकता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है रात के 3 बजे। तो आप सोच सकते हैं कि किस सहमी हुई आवाज़ में पाकिस्तान बात कर रहा था, उसके तेवर कितने बदल गए हैं। और इसी पर पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी होंगे और हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी दे रहा था अब भीगी बिल्ली कैसे बन गया है। अब चलते हैं जितेंद्र के पास। बाद में पाकिस्तान कई तरीकों से कई फ्रंट्स पर घिर गया है। सैन्य फ्रंट पर घिरा है, कूटनीतिक फ्रंट पर घिरा है और आंतरिक फ्रंट पर भी वो घिर गया है। किस तरह से पाकिस्तान इस वक्त एक चक्रव्यूह की गिरफ्त में है, ये हम आगे जानेंगे। अब आइए चलते हैं पंकज झा के पास। एक ऐसे समय में जब पूरा देश केंद्र सरकार के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहा है, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर कांग्रेस ने फिर एक बार सेल्फ गोल कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों 2 दिनों के दौरे पर यूपी में हैं। अब से कुछ देर बाद वो कानपुर में शुभम द्विवेदी, जिनकी मौत हो गई थी पहलगाम में, उनके परिवार से भी मिलेंगे। उनके अमेठी दौरे में, जहां से वो कभी सांसद हुआ करते थे, उनके खिलाफ आतंक के साथी वाले पोस्टर भी लगाए गए। ये अभी पता नहीं चला है कि पोस्टर किसने लगाया है। इसी बीच अखिलेश यादव के बयानों को लेकर भी सियासी तूफान मचने लगा है। उनके एक बयान को लेकर पाकिस्तान की संसद में पीटीआई की सेनेटर ने भी उनकी पीठ थपथपाई है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ेंगे और विस्तार से बातचीत बाद में। अभी फिर चलते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा आपका। पंकज ने बताया किस तरह से हम आपको पहलगाम के विभिन्न अलग अलग एंगल पर जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसके साथ ही सीसीएस की भी बैठक हुई। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी। और इसी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी में फैसला लिया गया है कि भारत अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है उसका पुनर्गठन करेगा और इसमें पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है और इस पुनर्गठन के बाद पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। पहलगाम हमले के बाद ये बड़ा फैसला है भारत सरकार का। इससे पहले जो फैसले हुए हैं उनको लागू करने का समय अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ये फैसला ऐसा है जिसको तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आलोक जोशी अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के जो है चेयरमैन होंगे और ये पूर्व चीफ रॉ के रह चुके हैं। यानी कि जो खुफिया जानकारी है, ऐसी एजेंसियां जो खुफिया जानकारियां जुटाती हैं, विदेशी धरती पर भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशंस भी करती हैं, उसके चीफ रह चुके हैं आलोक जोशी, जिनको अब इसका
मुखिया बनाया गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मिलेंगे, उनसे हम जानकारी लेंगे, इस विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको 4 बड़ी जानकारियां दे देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। इन बैठकों के दौर में कैबिनेट की बैठक भी शामिल है, जो कि आज हुई है। इस कैबिनेट की बैठक के साथ ही CCPA की बैठक भी हुई और CCS की भी बैठक हुई। CCS यानी कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक, इसमें सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई कैसे की जानी है, इस पर फैसला लिया जाता है। CCS की बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री ये उसका अभिन्न हिस्सा होते हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCS की बैठक होती है। इसलिए ऐसे मामलों पर वित्त से जुड़े भी फैसले लिए जाते हैं और ये ज़्यादातर देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर होती है। CCA बड़े फैसलों के आर्थिक असर और उनके संसाधनों पर चर्चा के लिए CCA की बैठक होती है, जो आज शाम को होनी है। इसके अलावा CCP यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता को लेकर रणनीति, मोदी कैबिनेट की सुरक्षा, आर्थिक राजनीतिक फैसले पर असर और इसके अंतर्राष्ट्रीय असर, ये जानने और समझने के लिए CCPA की बैठक बुलाई जाती है। CCPA की बैठक में जो देश के कैबिनेट के जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। पिछले 48 घंटों में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। इस ताबड़तोड़ एक्शन के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। CDS के साथ साथ तीनों सेना प्रमुखों की मुलाकात भी कल प्रधानमंत्री ने की। रक्षा मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा थे और इसी बैठक से बड़ी जो खबर निकल के आई वो ये कि प्रधानमंत्री ने अब तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है कि वो पाकिस्तान का क्या हश्र करें, वो खुद तय करें। इसके अलावा शाम को RSS चीफ मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आज के बाद PM की 4 और अहम बैठकें होनी थी, उसमें से 3 बैठकें हो चुकी हैं। वहीं पाकिस्तान से तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन भी कर दिया गया है। ये हमने आपको बताया। इस बोर्ड के जो चीफ हैं वो आलोक जोशी को बनाया गया है, इसके जो चेयरमैन होंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जिसमें कैबिनेट के जो तमाम दूसरे अहम फैसले हैं उनके बारे में देश को जानकारी दी जाएगी। इस खबर पर हम विस्तार से जानकारी लेने के लिए अपने सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के पास चलते हैं। मनोज्ञा अगर जुड़ गई हो तो हम कोशिश करते हैं कि मनोज्ञा से किसी तरह से संपर्क हो जाए। मनोज्ञा भी नहीं जुड़ पाई हमारे साथ। हम इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अपने सहयोगी का ग्राउंड जीरो से रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि सरकार जो है क्या फैसला लेने जा रही है और इस फैसले के क्या असर होंगे। पहलगाम हमले के बाद सरकार का जो बड़ा फैसला है वो नेशनल सुरक्षा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी इसके मुखिया बनाए गए हैं। पूर्व IPS V वेंकटेश वर्मा भी इस बोर्ड के सदस्य होंगे। तो चलिए हम कोशिश करते हैं फिर से एक बार मनोज्ञा से जुड़ने का। मनोज्ञा अगर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनोज्ञा का रुख बाद में करेंगे। देखिए, इस बीच एक डोजियर केंद्र सरकार ने जारी किया है। इस डोजियर के जरिए केंद्र सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी पाकिस्तान किस तरह से आतंकी कार्रवाई करता रहा है। पाकिस्तान अपनी इस आतंकी कार्रवाई के जरिए दुनिया भर में जो आतंकवाद है उसका जन्मदाता बना हुआ है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से जब ओसामा बिन लादेन के लिए ऑपरेशन चलाया अमेरिकी फौजों ने और पाकिस्तान के भीतर ही एटोबा के पास ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, उसके बाद उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों का स्वर्ग है। और भारत ये बात दशकों से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता रहा है। लेकिन जब दुनिया को इसी पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हुए तो अब पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने भारत में आतंकी कार्रवाई की, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के ज़रिए की हो या लश्कर ए तैयबा के ज़रिए की हो, हमेशा पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है। यहाँ तक कि तुर्की ने भी पहलगाम हमले के खिलाफ पाकिस्तान की निंदा कर दी है। लेकिन अब भारत एक्शन में आने वाला है। उसने अपनी फौजों को खुली छूट दे दी है। इस खुली छूट से पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है उसका भी पुनर्गठन किया गया है। मनोज्ञा हमारी सहयोगी न्यूज़ रूम से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, खुली छूट पहले ही अनाउंस कर दी गई है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का भी गठन कर दिया गया है। मायने क्या है
पुनर्गठन का मतलब यह है कि दोबारा बेहतर ताकत के साथ और बेहतर कैपेबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कैपेबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जो मैंडेट है वो भारत सरकार की ओर से, वो केंद्र सरकार की ओर से पूरी तरह से फौज को दे दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फौज के पास ये मैंडेट हमेशा रहता है, लेकिन ये बता देना, ये जता देना कि अब आपको खुली छूट है, आप जो भी करें हम उसके साथ हैं, इसके लिए डे टू डे इंटरफेरेंस नहीं होगी। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब भी आप सिक्योरिटी काउंसिल की या फिर नेशनल इस तरह के बोर्ड्स की बात करते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति की अपनी भूमिका रहती है, जिसमें आप राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर आप बाकी सबकी भूमिकाएं देख लें। जो लगातार बैठकें हो रही थी विकास, केंद्र सरकार की ओर से मंशा और उनका मैंडेट दोनों एकदम क्लियर है, और ये डर अब पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तान के अगर डिफेंस मिनिस्टर रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, जबकि भारत ने सिर्फ बैठकें की हैं, भारत ने ये जता दिया है, ये बता दिया है कि अब जो होगा वो छोटा नहीं होगा, क्योंकि जवाबी कार्रवाई भले ही धर्म के आधार पर यहाँ पर हत्याएं की गई हों, लेकिन अब जो हिसाब होगा वो, मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, अब धर्म नहीं, अब कर्म के आधार पर होगा। और केंद्र सरकार एब्सोल्युटली क्लियर है। आज भी अभी 4 बजे शाम को कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के बाद आज बैठक हुई है, उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको आने वाले कुछ घंटों की, कुछ महीनों की, कुछ दिनों की पूरी तरह से रणनीति और राजनीति बयां कर देगी। तो मनोज्ञा हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी किस तरह से जो मायने हैं केंद्र सरकार जो एक्शन में दिखाई दे रही है, उसके वो एक्शन जो है वो ग्राउंड पर भी दिखेगा, और इसी की तैयारी की जा रही है। उसके लिए जो तमाम सुरक्षा तंत्र है उसको मजबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरह रोना नहीं रोया जा रहा है। इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन पहलगाम के दूसरे पहलुओं पर जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के पास। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो पाकिस्तान अभी तक आंखें तरेर रहा था, अपने तेवर सख्त किए हुए था, एकाएक उसके तेवर बदल गए। पाकिस्तान के इस मंत्री ने, सूचना मंत्री ने कहा कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत जो है वो आक्रमण कर सकता है, पाकिस्तान पे हमला हो सकता है। ये एक सहमी सी आवाज़ पाकिस्तान से उठी है। उस मंत्री ने यह भी कहा भारत खुद ही इस क्षेत्र में जज, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है, और पाकिस्तान दिल से विशेषज्ञों की एक कमेटी, आयोग बनाना चाहता है। ये सारी बातें जो वहाँ के मंत्री ने कही है। साथ में उसने ये भी कहा, तरार ने, कि भारत टकराव के रास्ते पर है, चलने का फैसला किया, जिससे पूरे क्षेत्र में आगे विनाशकारी परिणाम होंगे। आखिर ये सब बातें पाकिस्तान के तरफ से क्यों आ रही है? जो बातें कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि हम भी एटमी ताकत हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी जो है जवाब देंगे, एकाएक पाकिस्तान के सुर बदल गए हैं। और इसके पहले हमारे साथ मेहमान भी हैं, लेकिन सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के लिए क्या कहा था। सहगल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सहगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है एनडीटीवी से के लिए आपने वक्त निकाला है। पाकिस्तान के मंत्री का ये बयान आप कैसे देखते हैं कि अगले 24 से 36 घंटे में अटैक हो सकता है? देखो, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा अनबैलेंस है, काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है, काफी ज्यादा नर्वसनेस है। वो घबराए हुए हैं कि कोई बहुत बड़ा हमला जो है हिंदुस्तान कर सकता है जल्दी। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तीनों सेनाओं को कंप्लीटली फ्री हैंड दिया है, और ये फ्री हैंड केवल इस ऑपरेशन के लिए, नॉट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। फ्री हैंड दिया कि आप टारगेट सिलेक्ट करो, आप टाइमिंग सिलेक्ट करो, अपना मोड ऑफ ऑपरेशन सिलेक्ट करो, ये सबकी सब जिम्मेदारी आपकी है। उन्होंने कहा मुझे हर प्रकार से, देश को हर प्रकार से आपके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर और आपकी काबिलियत के ऊपर भरोसा है, और मुझे पक्का यकीन है कि आप जो भी कार्रवाई करोगे वो बड़ी अहम होगी और बड़ी जटिल होगी। और हमने फैसला कर लिया कि इस बारी जो है, जो अंजाम दिया जाएगा पाकिस्तान को, वो काफी से ज्यादा सख्त होगा, मच मोर देन व्हाट वाज डन जो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से और बालाकोट के माध्यम से। इस बारी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान की जो काबिलियत है, जिसके माध्यम से दुनिया भर में ये आतंक फैलाते हैं, उस काबिलियत को खत्म किया जाए।
और खत्म किया जाए इतने बड़े पैमाने पर कि पाकिस्तान दोबारा जो है इस माफी की हरकतें अगले 15-20 साल तक ना कर सके, तो करने की हिम्मत भी ना उसके पास हो। और साफ तौर पे वो घबराए हुए हैं। अगर आप देखो तो ये आर्मी ऑपरेशन है, लेकिन पिछले 3 दिन से उनके आर्मी चीफ नजर नहीं आ रहे, शायद बंकर में है। बजाय फॉरवर्ड ट्रुप्स के पास जाके उनका मोरल मोटिवेशन बढ़ाए, उनका मोरल मोटिवेशन तो खुद भी गिर गया है। अपने परिवार को उन्होंने दूसरे देश में भेज दिया, 3 कोर कमांडर्स ने अपने परिवारों को दूसरे देश में भेज दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी अमीर लोग हैं और जितने भी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब अपने अपने परिवारों को बाहर भेज रहे हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है समझ गया है कि हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करने वाला है। ये 24 घंटे में होगी, ये 36 घंटे में होगी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कार्रवाई होगी जब हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर प्रकार से कंप्लीटली तैयार हो जाएगी कि जो पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आएगा, उस रिटेलिएशन को हर प्रकार से तोड़ने के लिए। तो सहगल सर, पाकिस्तान के उस मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है, मतलब खुद ही रोना रो रहे हैं। फिर यह भी कहा कि हम एक आयोग बनाना चाहते हैं जो खुले दिल से विशेषज्ञों का आयोग होगा, जो विश्वसनीय, क्रेडिबल, पारदर्शी और इंडिपेंडेंट जांच कर सकता है, की पेशकश की है। इसको आप क्या देखते हैं, ये क्या प्लॉय है? देखो, पाकिस्तान का प्लॉय है कि किसी न किसी तरीके से जो हिंदुस्तान की तरफ से युद्ध होने जा रहा है या हिंदुस्तान की तरफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, इसको टाला जा सके। और इसी की बैकिंग उनको चाइना से भी मिल रही है। चाइना भी कहता है कि हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। हिंदुस्तान ने इस माफी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पहले एक्सेप्ट किया था। आपको याद होगा जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने ऐसे ही प्रपोजल की थी, और हमने पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को, उनके ISI वालों को भी पठानकोट एयरबेस जो एक काफी महत्वपूर्ण एयरबेस है, वहां आने की इजाजत दी थी। लेकिन जब उन्होंने वहां से इंक्वायरी खत्म कर दी और जब हमने हमारी टीम में जाना था तो इजाजत देने से उन्होंने मना कर दिया, हमको नहीं जाने दिया। तो वास्तव में इस माफी की कोई ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, और पाकिस्तान हमेशा ही डिनायल मोड में रहेगा। जबकि साफ तौर पर नजर आ रहा था ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है और डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, वो साफ तौर पे ले जा रहे हैं। एक कंट्रोल रूम कराची में था जिसमें 2 महीने से हर प्रकार की तैयारी की जा रही थी पहलगाम में इस माफी के हमले को अंजाम देने के लिए। फिर एक सेकेंडरी कंट्रोल रूम बना हुआ था रावलकोट में, और ये जो मूसा है, जो आतंकवाद के जड़ हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई की है, वो पाकिस्तान फोर्स के स्पेशल सर्विस ग्रुप के पैरा कमांडो हैं जी। बड़े हाईली ट्रेंड है, बड़े वेल ट्रेंड है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये सारी साजिश जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने की है जी, और ऑल ग्राउंड वर्कर्स ने इनकी सहायता की है। मेजर जनरल साहब, सगल सर, मैं एक और बयान है उस पर भी आपका ध्यान लाना चाहता हूं। उस मंत्री ने यह भी कहा, अताउल्लाह तरार ने, कि भारत टकराव के रास्ते पर भारत ने चलने का फैसला किया है, जिससे पूरे क्षेत्र और उससे आगे विनाशकारी परिणाम होंगे। ये क्या इशारा करना चाह रहा है पाकिस्तान इस स्टेटमेंट? देखो, पाकिस्तान ये भूल गया कि जो कार्रवाई उसने किया, कत्लेआम किया उसने पहलगाम में, इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ वॉर। सो हर बारी पहले ललकारता पाकिस्तान, 1948 में, 65 में, 71 में, 99 में, हर बारी ललकारा पाकिस्तान ने, हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। अभी भी शुरुआत पाकिस्तान ने की है, लेकिन पाकिस्तान अपनी शुरुआत को नजरअंदाज करता है। वो दुनिया के सामने कहता है कि हम सबसे बड़े जो टेररिज्म के विक्टिम कार्ड प्ले करता है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि विक्टिम, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, PLA की तरफ से, तरीके तालिबान की तरफ से, तालिबान की तरफ से, ये सारे के सारे नाग उन्हीं के पाले हुए हैं। और साफ तौर पे प्रेसिडेंट ओबामा ने भी कहा था कि जिस माफी से, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी कहा था, हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि जिस माफी का आप इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों को पाल रहे हो, एक समय आएगा ये आपको ही डसेंगे। तो वास्तव में यही इनके अपने ही पाले हुए नाग आज इनको डस रहे हैं, और पाकिस्तान जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो दुनिया को कहता है कि हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन कौन है इसकी वजह, कौन है इसका कारण, वो इसके लिए देखने के लिए तैयार नहीं कि पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है इसके लिए। तो इसका मतलब सगल सर ये हुआ कि पाकिस्तान पहले शुरुआत में जो उसके कुछ स्टेटमेंट आए कि हम भी एटमी पावर हैं, हम भी नहीं झुकेंगे, वहाँ से एक उसने पहले पोस्चरिंग की, फिर उसने भारत का जो रुख करा देखा, और जिस ढंग से सेना के तीनों अंगों को खुली छूट दी गई है कि वही टाइम तय करें क्या करना है। उसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो डर रहा है और इस ढंग की आवाज़ें आ रही है। रात के 3 बजे सोचिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री करके कह रहा है कि हमला होने वाला है। देखो, पाकिस्तान तो साफ तौर पर घबराया हुआ है। शुरू में उसको लगता था कि पाकिस्तान
कि हिंदुस्तान डर जाएगा, हम कहेंगे कि हम हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस माफी की हरकतें तो पाकिस्तान के पुराने चीफ भी कर चुके हैं। सबसे पहले इस माफी की हरकतें जो है, इस माफी का इधर धमकी देते थे जियाउल हक, उसके नवाज शरीफ, सॉरी उसके बाद में मुशर्रफ साफ तौर पे कहते थे कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दिवाली के पटाखों के लिए नहीं रखे, बारात के समय जो पटाखे चलाए जाते हैं शबे बारात, उसके लिए नहीं रखे, हमने केवल और केवल इनको रखा है आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। जी तब ये कारगिल युद्ध हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को बिल क्लिंटन ने कहा कि पाकिस्तान ने F-16 को मूव करना शुरू कर दिया सरगोदा से, और ये न्यूक्लियर वेपन्स ले जा रहे जी। हैं। आप आइए नवाज शरीफ से बातचीत कीजिए, कुछ समझौता कीजिए, मतलब था कि कुछ कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं तो आऊंगा नहीं, लेकिन नवाज शरीफ को बता दीजिए, पाकिस्तान को बता दीजिए। अगर उन्होंने गलती से भी हमारे खिलाफ कार्रवाई की तो अगले 8 से 10 मिनट तक पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जरूर। We will just wipe out पाकिस्तान इन टोटलिटी। तो पाकिस्तान ये जानता है कि हिंदुस्तान का इस माफी क्षमता है, हमारे पास बड़े फर्स्ट क्लास डिलीवरी सिस्टम्स हैं, हमारे पास ट्रायड है, ये फार सुपीरियर। अभी जी वी आर थर्ड और द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान को इसकी कोई 100% कन्विक्शन है। ठीक है सर, ठीक है। सगल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में वक्त निकाला हमसे बातचीत करने, आपके इस वैल्यूएबल ओपिनियन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ से सीधे चलते हैं मुंबई जितेंद्र के पास। जितेंद्र। धन्यवाद बाबा। देखिए, ऐसा है कि जब से पहलगाम का हमला हुआ है तब से भारत में क्या कुछ हो रहा है इस पर पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार बड़ी ही बारीकी से नज़र बनाए हुए है। और पाकिस्तान की ओर से जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है या जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे ये पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान कितना खौफजदा है, कितना चिंतित है और किस तरह से बौखलाया हुआ है। और अगर हम एसेस करें पाकिस्तान के अब तक के रिस्पॉन्स को, तो ये पता चलता है कि पाकिस्तान 3 तरह से घिर चुका है। एक चक्रव्यूह के घेरे में है पाकिस्तान, सैन्य स्तर पर वो घिरा हुआ है, कूटनीतिक स्तर पर घिरा हुआ है और आंतरिक स्तर पर भी घिरा हुआ है। अगर हम सैन्य स्तर की बात करें तो देखिए, एक तरफ अफ़गानिस्तान की सीमा पर भी पाकिस्तानी फ़ौज का संघर्ष चल रहा था, वहाँ पर टकराव हो रहा था। तो अब चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव पैदा हुआ है इस आतंकी हमले के बाद, तो अब पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस वहाँ से डाइवर्ट करके, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से डाइवर्ट करके अब इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC इस तरफ लाना पड़ रहा है। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान का फ्रंट है, अफ़गानिस्तान वाला फ्रंट है पाकिस्तान के लिए, वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान में भी बड़ा अनरेस्ट जारी है, लंबे समय से वहाँ पर अनरेस्ट हो रहा है। वहाँ पर भी पाकिस्तान की सेना ने अपना दबाव बनाकर रखा हुआ था, वहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूदगी थी और बलूच आर्मी जो है वो लगातार स्वतंत्र होने के लिए वहाँ पर संघर्ष कर रही थी। अब ऐसे में चूँकि भारत के साथ में अब उसे लगता है कि एक चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि जैसा वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट मान रहा है, उनके मंत्रियों के हमने बयान सुने कि वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि चंद घंटों बाद ही भारत की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है। तो ऐसे में बलूचिस्तान से भी उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ घटाई है और वहाँ से फोर्सेस को POK और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ ला रहे हैं। तो वहाँ पर भी मामला कमज़ोर हो रहा है। और इसके साथ पहले से ही LOC पर जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा कि सीज फायर वायलेशन किए जा रहे थे, जिससे उनकी बौखलाहट पता चल रही थी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की उन्हें ज़रूरत नज़र आ रही थी पाकिस्तानी फोर्सेस को। तो सैन्य स्तर पर ये घिर चुका है। कूटनीतिक स्तर पर हमने देखा कि पाकिस्तान को, सिर्फ तुर्की को अगर छोड़ दें तो कोई भी देश जो है खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया है। पाकिस्तान खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर है, लेकिन उसने और समर्थन मांगने की कोशिश की, जुटाने की कोशिश की, लेकिन कोई जो है उसके समर्थन में नहीं आ रहा है। अमेरिका ने इस आतंकी हमले की निंदा की है, यूके ने आतंकी हमले की निंदा की है और परोक्ष तौर पर ये तमाम देश जो है भारत के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी ऐसे देश हैं जो कि आतंकी हमले का शिकार हो चुके हैं भारत की तरह ही। तो ऐसे में एक मॉरल सपोर्ट भारत को इन देशों से भी मिल रहा है, हालांकि फिलहाल ये परोक्ष तौर पर है। तो
ये दूसरी बात है जहां पर दूसरा स्तर है जहां पर ये घिरा हुआ है। तीसरा ये कि पाकिस्तान जो है अंदरूनी स्तर पर भी इस वक्त एक चक्रव्यूह के घेरे में है। पाकिस्तान के भीतर ही जो है आवाजें उठ रही हैं भारत के साथ, जो उनको टकराव का अंदेशा नजर आ रहा है। हमने देखा कि एक पत्र वायरल हो रहा है पाकिस्तान के किसी सैन्य अफसर का कि कई सारे सैनिक और सेना के अधिकारी जो है वो अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। कई लोग जो है, कई सेलिब्रिटीज, कई बड़े लोग जो है पाकिस्तान से अपने परिवार के लोगों को बाहर भेज रहे हैं और वहां पर भी युद्ध के विरोध में आवाजें उठ रही हैं। तो ये तीन तरीके से पाकिस्तान जो है इस वक्त चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। इस पर और बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं। राजीव, आपसे और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे कि जो कुछ भी पाकिस्तान की में हो रहा है इस वक्त, या जो भी गतिविधियां उनकी नज़र आ रही हैं, ऐसे में यही समझ में आता है कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है, चिंता में है और उसे डर सता रहा है कि भारत कभी भी जो है उस पर एक मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। करेगा, मिलिट्री स्ट्राइक होगा कि कैसे होगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना मान के चलिए कि भारत जो है पाकिस्तान को एक कड़ी सजा देगा। और ख़ास तौर से जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो केवल टेररिस्ट ग्रुप ने ही नहीं किया है, बल्कि उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की बात सीधे तौर पर शामिल हो रही है। और ये जो स्ट्राइक होगा या हमला या कार्रवाई की बात कर सकते हैं, एक अलग लेवल पर होगा, लार्ज स्केल में होगा। पहले की तरह उड़ी की तरह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, यानी सैनिक हमारे एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, या दूसरी तरफ जब बालाकोट हुआ था फाइटर्स नहीं होगा, कुछ अलग होगा, लार्ज स्केल में होगा। और ऐसा होगा कि दुनिया जो है भारतीय सेना की ताकत देखेगी। ये हाल के दिनों की बात करें तो ये एक बड़ा रेयर इंसिडेंट था, जिस तरह से कल तीनों चीफ एनएसए, सीडीएस, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से मिलते हैं और ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चलती है। और पाकिस्तान की कुव्वत आज की तारीख में इतनी नहीं है कि भारतीय सेना का सामना कर पाए। यही वजह है कि अफगानिस्तान में जो उसके 2 कोर जो वहाँ तैनात है उनको मूव करके उपयोग के ला रहा है। इससे पहले जब भी भारत के साथ तनाव होता तो पंजाब की ओर मूव करता था, क्योंकि उससे डर पंजाब को लेकर लगता था कि कहीं पाकिस्तान का मतलब दूसरे अर्थों में पंजाब भी कर सकते हैं। तो अब वो पीओके क्या आ रहा है, तो डर उसे यह भी सता रहा है कि कहीं भारत जो है पीओके को न छीन ले। जैसे भारत बार बार ये कह चुका है कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान इस पर अवैध तरीके से कब्जा कर चुका है। वहाँ F-16 फ्लाई कर रहा है, कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहा है, ये डर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत का लड़ाकू विमान कोई पाकिस्तान के एरिया में आता है तो कैसे उसे मार गिरा देगा। ये सब कुछ बाकायदा प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जो सिंधु जल संधि समझौता जो सस्पेंड किया गया, उसमें भी आप समझने की बात है कि पहले भारत डाटा शेयर करता था, यानी सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाता है तो कब कहाँ सूखा होगा, कब कहाँ बाढ़ आएगा, फ्लो आएगा, ये भारत कंट्रोल करता था, बताता था और पाकिस्तान उसके मुताबिक रणनीति बनाता था। लेकिन अब भारत जो है ये डाटा शेयर नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि उसी रास्ते से होकर पाकिस्तान के टैंक मूव करते थे, यानी जब टैंक मूव अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा डर रहेगा कि भारत जो है पानी ज़्यादा न छोड़ दे तो बाढ़ आने के हालत में पाकिस्तानी टैंक मूव नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, अगर बात करें तो तोप की बात करें, 155 मिलीमीटर तोप की बात करें तो पाकिस्तान पिछले 2 साल से यूक्रेन को जो है गोला बारूद सप्लाई कर रहा था। अब उसकी तोप की स्थिति यह है कि जो गोला बारूद की 2 से 5 दिन का हार्डली उनके पास गोला बारूद बचा हुआ है। यानी भारत से अगर पाकिस्तान की अगर आज की तारीख में लड़ाई होती है तो 2 दिन से भी ज़्यादा वो टिक नहीं पाएगा। उसके तोप के में इतने गोला बारूद नहीं है कि भारत के गोला बारूद का मुकाबला कर पाएंगे। वहीं अगर भारत की अगर बात करें तो भारत उससे कहीं ज़्यादा आगे है। भारत के पास सैनिकों की कमी नहीं है, हथियार की कमी नहीं है। भारत ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। नौसेना के अगर समुद्र में जहाज़ की बात करेंगे तो INS सूरत के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल दागे, तो दूसरे SRM दागे गए, तो कई सारे इस तरह मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है और भारत कहीं ना कहीं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, पाकिस्तान को जतला रहा है कि आप उसका हद में रहिए। सरकार ने भी एक हरी झंडी दे दी है सेना को कि आप अपने हिसाब से तय कीजिए कि आपको कैसे स्ट्राइक करनी है, कौन सा इलाका होगा, कौन सा समय होगा। मान के चलिए कि आजकल जितने दिन हो ये सेना तय करेगा और पाकिस्तान को इसकी कड़ी सजा ज़रूर मिलेगी। जो पहलगाम में बेकसूर सैलानी जो घूमने के लिए आए थे उनको जो है निशाना बनाया गया। देखिए राजीव, पाकिस्तान इस वक्त जो है पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा नज़र आ रहा है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान की वो रेपुटेशन भी है कि वो आतंकवाद को पोसता है? हमने देखा कि 26 नवंबर 2008 का जो आतंकी हमला हुआ था वो भी पाक स्पॉन्सर्ड था, जिसमें कि बाकायदा ISI और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल थे उसकी साजिश में। फिर
दुनिया का एक बहुत बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन वो अबूताबाद में मारा जाता है, वहाँ पर मौजूद होता है। एक तरफ वो अमेरिका उसे ढूंढ रहा होता है, पाकिस्तान और यूएस के बीच उस वक्त संबंध अच्छे होते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के दुश्मन को ही अपनी ज़मीन पर छुपा रखा होता है पाकिस्तान ने। भारत में और भी कई सारे हमले हुए, और मैं जम्मू कश्मीर के बाहर की बात कर रहा हूँ, मुंबई जैसे शहरों की बात कर रहा हूँ, देश के दूसरे हिस्सों की बात कर रहा हूँ। तो एक रेपुटेशन जो है पाकिस्तान की रही है, क्या उसने पाकिस्तान की ऐसी छवि कर दी है जिसकी वजह से आज वो अलग थलग नजर आ रहा है और कोई उसे समर्थन देने को सामने नहीं आ रहा? तुर्की को छोड़कर, तुर्की ने समर्थन किया। बिल्कुल सही कह बिल्कुल तुर्की ने समर्थन दिया है, लेकिन आपको यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो तुर्की की मदद करने के लिए सबसे पहले भारत ने अपने जहाज़ भेजे, राहत सामग्री भेजी तुर्की की मदद करने के लिए। भारत ने भेजा था, पाकिस्तान ने नहीं भेजा था। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की छवि पहले से रही है कि वो आतंकवाद को पालता पोसता रहा है। और भारत की अभी बात करें तो भारत का कद अभी इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान उसके आगे कहीं नहीं टिकता है। दुनिया के जो सबसे बड़ी ताकत की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका खुल के भारत के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह चुके हैं कि आतंकवाद को लेकर जो भारत की लड़ाई है वो भारत के साथ खड़ा है। रूस भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में चीन भी कह सकते हैं कि चीन भी जिस तरह से खुल के पाकिस्तान का साथ देना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। चीन नहीं चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जो पहलगाम में पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी हमला किया गया था, पाकिस्तान ने यह सोचा कि कश्मीरियों को उसे साथ मिलेगा, लेकिन पहली बार इस तरह से कश्मीरी जिस तरह से खुल के आतंकवाद के खिलाफ निकल के सामने आए, हर जगह बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने अपनी दुकान बंद करके, लेकिन लोगों को ये लगा कि अगर हम आतंक का साथ देते हैं तो हमारा जीव का जीने का साधन और बाकी जो सारे दिक्कतें जो आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है, भारत के साथ रहने वाला है। इस कारण उन्होंने आतंक के खिलाफ जो है मैदान में खड़े हुए, कुपवाड़ा जैसी जगह में हाफिज सईद के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये संकेत देता है कि जो कश्मीर जो है आज भारत के साथ खुल के खड़ा है और पाकिस्तान और उसके जो परस्त जो आतंकवाद है उसके बिल्कुल मजम्मत कर रहा है। बिल्कुल, ये तमाम बातें बताती हैं राजीव कि पाकिस्तान कई फ्रंट्स पर फंस चुका है और कुल मिलाकर इस वक्त एक चक्रव्यूह में घिरा हुआ है पाकिस्तान। अब आइए चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज झा के पास आगे की खबरों के लिए। बात जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की हो तो सभी राजनीतिक दलों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। इंदिरा गांधी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह दम दिखाया था। लेकिन अभी कांग्रेस के सोशल मीडिया में एक पोस्ट से विवाद खड़ा हुआ। बाद में पार्टी ने यह पोस्ट हटा लिया जो गायब वाला एक पोस्टर था। उसके बाद भी विवाद अभी थमा नहीं। आखिर ऐसे बड़े मौकों पर कांग्रेस सेल्फ गोल क्यों कर लेती है? राहुल गांधी अभी यूपी के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले वो अमेठी में थे, जहां पोस्टर लगाए गए कि राहुल गांधी आतंक के साथी हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि जब देश पर इस तरह की मुसीबत खड़ी हो तब राजनीतिक पार्टियों को देश के और सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए और पोस्टरबाजी करके इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे देश में कंफ्यूजन पैदा हो और ये देश हित के खिलाफ है। आखिर बड़े मौकों पर कांग्रेस कैसे फिसल जाती है और क्यों फिसल जाती है? बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। अखिलेश जी, तो पहले पोस्टर जारी किया, फिर उसका पूरे दमखम से बचाव किया, फिर वापस ले लिया और फिर कह रहे हैं कि 24 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो फैसला हुआ था हम उसके साथ खड़े हैं। तो फिर ये सब क्यों? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ खड़े होने, सरकार के साथ खड़े होने के लिए अपनी बात रखी। हमने वर्किंग कमेटी बुलाई, उसमें प्रस्ताव पास किया। राहुल जी अपना दौरा छोड़ के आए आल पार्टी मीटिंग के लिए। मोदी जी भी दौरा छोड़ के आए, लेकिन आल पार्टी मीटिंग में नहीं गए, वो चले गए बिहार जनसभा में। मैं तो इस पोस्टर की बात इसी कर रहा था। पोस्टर पे आ रहा हूँ, इसी क्या आपको पोस्टर नहीं पे। लगता सेल्फ गोल हो गया? देखिए, 2014 के पहले जो पत्रकारिता होती थी, अरे मैं तो 2025 के बयान की आप बात बोलने तो दें, उसी पे आ रहा हूँ, उसी सब बता रहा हूँ। घुमा रहे हैं। हाँ, इसलिए घुमा रहा हूँ कि 2014 तक सरकार से सवाल होता था। 2014 के बाद सरकार के सवाल तो मायावती जी ने भी उठाया है कि भाई, अगर आप जितना सवाल कर चुके, देखिए अब आप डिस्टर्बिंग, आपको अरे तो मायावती ने कहा भाई एक तरफा बयान बोलना, तो आप अपना बयान बोल दीजिए। दूसरे से जब प्रश्न किए हैं तो समय दीजिए ना। प्रॉब्लम यही है कि आप लोग चाहते हैं सिर्फ आरोप लगाएं, झूठे मिथ्या आरोप,
तो लगा जवाब तो करके। अरे हम इस चीजों में पढ़ना नहीं चाहते। तो फिर क्यों किया पोस्ट? अरे आपको हमारा पोस्ट दिखा, बीजेपी ने सबसे पहले पोस्ट लगाया, आपको दिखा? जात नहीं पूछी, धर्म पूछा। अगर कोई एक गलती करे, आप भी गलती करेंगे? नहीं, हम दोनों को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम फिर आपसे आप यही पूछ बात रहे करें। हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं ये क्या राहुल- आपने। अरे भाई, राहुल बात गांधी के मेरा दौरे में सेंटेंस आतंक पूरा के है, साथी आप वाला पोस्टर कैसे आप लग गया? डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वो भी बता रहा हूं। आपने तब आपत्ति की नहीं की क्योंकि आपको उसका व्हाट्सएप नहीं आया, जिसका व्हाट्सएप उस पर आया भी आपत्ति की गई, उसको भी बताया, समझाया गया। दूसरी बात, अभी आप जो राहुल जी के अमेठी दौरे की बात कर रहे हैं, ये बहुत बीजेपी के द्वारा ये किया गया है, जिसके द्वारा भी बीजेपी होगी। नहीं, बीजेपी तो कहीं से नहीं है। नहीं, और कौन करेगा? किसी ने क्लेम नहीं किया, नहीं किया, और कौन करेगा? और दूसरी बात, ये बड़ा अच्छा चीज है क्योंकि आप लोगों को आगे करके कांग्रेस को टारगेट कराने का जो लक्ष्य होता है बीजेपी का, यही होता है। तीसरी बात, वो रात का पोस्टर है। किसी ने मायावती अरे का सवाल नहीं उठाया। एक सेकंड, किसी ने उमर अब्दुल्ला जो आपके इंडिया गठबंधन के साथी है, असदुद्दीन मैं ओवैसी आपका जवाब दे रहा हूं। चीफ अरे है, मैं आपका उनके बयान, मेरा उनकी जवाब बातों को तो मेरा किसी ने जवाब बात तो नहीं ले कहा। लीजिए, वो मेरा तो सरकार के हर फैसले अरे के मेरा साथ खड़े हैं। जवाब तो ले लीजिए। आपने जो राहुल जी के अमेठी दौरे की पोस्टर की बात की, वो कांग्रेस के ब्लॉक कमेटी के गेट का पोस्टर है, रात को 1 बजे के बाद, क्योंकि 1 बजे तक वहां कार्यकर्ता थे, और वो पोस्टर चिपकाने वाले ने ही वो फोटो खींची है, और वो फोटो आपके जिस रिपोर्टर को या चैनल के जिस रिपोर्टर को मिली है, उसी व्यक्ति ने खींची है। पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, कौन कर रहा है, ये किसकी मिली भगत है, ये किसकी मिली भगत है, ये कौन लिपटा है? आखिर ये पोस्ट डाल के अरे हम ये करें कि ये कौन मिली भगत कर रहा है, ये कौन हमारे देश की समस्या जो आज जो है उस पे से ध्यान भटका रहा है। आपने असदुद्दीन ओवैसी उमर अब्दुल्ला को सुना? आप ये एक मिनट, आपने असदुद्दीन ओवैसी उमर अब्दुल्ला को सुना? सुनते सबको सुनता हूं मैं, सबको सुनता हूं, आपको भी सुन रहा हूं, आपको भी सुन रहा हूं। हमें आज देश की बात करनी है, हित की बात करनी है, लेकिन आज आप इस पे बहस कर रहे हैं। कौन करवा रहा है आपसे बात? कोई मौका नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया। देखिए कोई उसका बचाव नहीं करती। मैं बहुत चीजें कह सकता हूं, लेकिन मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। हम आज देश की सरकार के साथ हैं, हमारा वर्किंग कमेटी का जो रिजोल्यूशन है उसके साथ हैं, लेकिन दुख होता है कि जब इस देश को प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में और विपक्ष के नेताओं के साथ मिल करके बैठ करके बात करने का समय आता है, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें नहीं रहते हैं, वहाँ नहीं रहते हैं। लोग घायलों से मिलने जाने के बजाय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे संस्था जिसकी न कोई अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके प्रमुख से मिलते हैं। ये आज आप लोग छोटे छोटे चीजों में ध्यान क्यों भटका रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं? वाड्रा का भी बयान सुना होगा आपने पीयूष गोयल का बयान सुना? आपने पीयूष गोयल का बयान सुना? दिखाएंगे आप? सब जो नहीं भी हो रहा दिखा सब दिखा पाएंगे, आप नहीं दिखा पाएंगे। आप लेकिन अपनी बात नहीं करेंगे कि मैं रॉबर्ट अपनी ही वाड्रा ने बात जो कर रहा कहा हूं, वो गलत है, तो गलत है। आपको मैं ठोक के कहना अपनी ही कि बात गलत है। कर रहा हूं। मैं डरते किस बात के लिए? किस तरह से आप लोग यूज किए जा रहे बहुत हैं, सही। फोटो बना करके, फोटो एक पोस्टर चिपका के रात को 2 बजे का फोटो बना के आप लोगों को दिया जा रहा है, और आज आप उस पर डिबेट कर रहे हैं। आज डिबेट होनी चाहिए कि हमारा सैनिक जो गिरफ्तार है वो कैसे छूटे। आज डिबेट होना चाहिए कि हमारा देश कैसे पाकिस्तान से अपना हिसाब चुकता करे। आज हमारी एकता के बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की प्राथमिकता अलग है कि बस विपक्ष चाहिए कि नहीं, वो बदल चुका है। 2014 के पहले यही मीडिया सरकार से सवाल पूछती थी। यूपी के पूर्वांचल में कि पंचायत का फैसला हमने माना, लेकिन खूंटा वहीं गड़ेगा। तो आप ये बात को 2014 के पहले की भी मीडिया हमने देखी है, 2014 के बाद की भी मीडिया देख रही है। और साथ ही उमर अब्दुल्ला को सुना, और पूरा देश इस बात की दाद दे रहा है इन दोनों नेताओं को कि इस घड़ी में जब इस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस वक्त खड़े होना चाहिए एक साथ सरकार के फैसले के साथ। अब हम चलते हैं एक बार फिर से विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया पंकजा आपका। तो 2 दूनी 4 में आपने पहलगांव के आतंकी हमले के बाद के बने हालात पर हर कौन से हमने आपके सामने राजनीतिक मसले, जो रणनीतिक मसले हैं वो, और सरकार क्या करने जा रही है, सब कुछ हमने आपके सामने रखा। साथ ही साथ पाकिस्तान भी किस तरह से इस पर रिएक्शन करने जा रहा है वो भी हमने आपको बताया। फिलहाल 2 दूनी 4 में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।